Very good morning students. Here we are. Today we are starting a new chapter number 3 data handling, जिसका हम इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं, देन हमें इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइजेस करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम डाटा हैंडलिंग वर्ड सुनते हैं तो डाटा हैंडलिंग होता क्या है? डाटा होता है इट्स अ कलेक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ का डाटा आपको गिवन हो, या तो हो सकता है कई बच्चों का डाटा गिवन हो कि 10 बच्चों के इतने इतने नंबर्स आए हैं, या फिर किसी स्कूल का डाटा गिवन हो कि एक स्कूल में 10 क्लासेस है या 5 वॉशरूम्स है। इस टाइप से कोई भी कलेक्शन, कोई भी चीज़ आपको दी रखी हो, इट्स अ डाटा। एंड हैंडलिंग का मतलब अरेंजमेंट, कि कैसे आप उस डाटा को ऐसे अरेंज करो कि उसमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकल सके, यानी कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप इजीली निकाल सको, उसे हम बोलते हैं डाटा हैंडलिंग। अब हमें क्या है, जब भी हमें कोई भी डाटा गिवन होगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म बनानी है। टेबुलर फॉर्म का मतलब एक टेबल सा बनाना है जिसके थ्रू हम चीज़ों के आंसर्स दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के मार्क्स बता दिए कि कोई भी सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ और 10 बच्चों के इतने इतने नंबर आए, एक के 5, एक के 7 ऐसे उनके नंबर्स आए। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, मार्क्स। तो हमने लिया 1 कितने का आया, 2 कितने का, 4 कितने का, 5, 6 कितने के आए। अब टैली मार्क्स क्या होता है, इधर हम मार्क्स लिखेंगे। टैली मार्क्स क्या होता है? टैली मार्क्स नंबर को लिखने का तरीका होता है। जैसे हमारे पास है 1, तो 1 को लिखने का तरीका है 1, 2 को लिखने का तरीका है 2 लाइन्स, 3 को लिखने का तरीका है 3 लाइन्स, 4 को लिखने का 4, एंड 5 को लिखने का तरीका है 4 लाइन्स डाल के एक लाइन आप क्रॉस में, यानी कि 5। सिमिलरली अगर आप 6 लिखेंगे तो 4 लाइन्स, एक क्रॉस 5 और एक 6। सिमिलरली अगर यहाँ पे 7 आ जाता तो आप कैसे लिखते, 1 2 3 4 कट 6 7, तो ये आपका हो जाता 7। अब टेबल में एक और चीज़ आती है, वो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि एक नंबर हमारा कितनी बार आया है। जैसे कि अगर मैं डाटा में बात करूँ 1 आया है, नहीं, तो 1 हो गया 0। अगर मैं 2 की बात करूँ, डाटा में 2 आया है, नो, तो 2 इज ऑल्सो 0। 3 की बात करूँ, क्या 3 नंबर आए हैं किसी स्टूडेंट के, नो, तो 3 इज ऑल्सो 0। बट अगर मैं 4 की बात करूँ तो डाटा में 4 आया है एक बच्चे का, तो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई 4 की 1। सिमिलरली अगर मैं 5 मार्क्स की बात करूँ कि 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, तो 1 2 3, कितने बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, 3 बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं। सिमिलरली 6 की बात करें हम डाटा में, तो 6 हमारे कितने बच्चों के आए हैं, ओनली 1 स्टूडेंट। तो ये था आपका डाटा हैंडलिंग। अब हम इससे रिलेटेड अगले टॉपिक पे चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उस पे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जिससे रिलेटेड हमारे जो है क्वेश्चंस आएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आपका आता है रेंज। हम लोग अभी तक डाटा हैंडलिंग समझ चुके हैं, टेबुलर फॉर्म समझ चुके हैं, अब हम समझते हैं रेंज क्या होती है। किसी भी डाटा की रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब जैसे कि आपके पास एक डाटा गिवन है 2 7 5 6 3। अब इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 7, और सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 7 - 2 यानी कि 5। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। सिमिलरली सेकेंड आपका आता है मीन। मीन को हम एवरेज भी कहते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना इज मीन। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन वो है जो भी वैल्यू हमें डाटा में गिवन है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने लिया, हमें डाटा गिवन था 4 2 3 3। अब हमें इसका मीन निकालना है, यानी कि इसकी एवरेज निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम का मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, ये कितनी गिवन है, 1 2 3 4, 4 ऑब्जर्वेशन गिवन है। इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस, और नंबर है कितनी, ये
4। अब इन सबको प्लस किया तो 12/4, ये कट सकता है 4 के टेबल से, तो आंसर इज 3। तो 3 आपका क्या हो गया, मीन। मीन के लिए आप ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे और जब भी आपसे क्वेश्चन में मीन पूछा जाएगा आप पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट चीज आपकी आती है मीडियन। मीडियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियन से हमें एक वर्ड पता चल रहा है, मीडियन यानी कि किसी भी चीज की मिडल वैल्यू, यानी कि बीच की वैल्यू की बात करें, हम मिड वैल्यू की बात करें तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हम बात करें, हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 7, 5, 3, 9, तो आप लोग क्या होगे, मैम जो बीच की वैल्यू है वो इसका मीडियन हो गया। बट नो, हमें मीडियन कैसे निकालना है, सबसे पहले हमें जो भी मीडियन के लिए डाटा गिवन होगा उस डाटा को आप या तो छोटे से बड़े पैटर्न में लाएंगे या फिर बड़े से छोटे पैटर्न में लाएंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है 6, 4, 3, 2, 9। अब मैंने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा। पहले मैंने सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। अब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हम देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है। एक वैल्यू यहाँ छोड़ी, एक यहाँ छोड़ी, एक वैल्यू यहाँ छोड़ी, एक वैल्यू यहाँ छोड़ी, तो बीच में कौन सी वैल्यू बच गई, 4। तो मीडियन की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो मीडियन इज 4 है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड क्या होता है, मोड का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या फिर मोस्ट रिपीटेड नंबर। जैसे कि अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, जहाँ पे भी आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो आपका मोड कहलाएगा। जैसे कि इसको भी करने के 2 तरीके हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डाटा है 2766 4777 2217, ये हमें जो है गिवन है वैल्यूज, डाटा गिवन है। डायरेक्ट अगर आप देखें तो 2 हमें कितनी बार दिख रहा है, 1 2 3, 3 टाइम। 7 देखें तो 7 1 2 3 4 5 टाइम्स। 6 देखें तो 1 2 टाइम्स। 4 देखें तो 1 टाइम। 2 देखें तो हो चुका है पहले। 1 देखें तो 1 टाइम। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, 7, तो 7 इज डायरेक्ट आंसर हो गया। सेकेंडली, आप जो है अगर आपको ज़्यादा वैल्यूज गिवन है तो आप पहले एक टेबल बनाइए, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा, मार्क्स लिखकर टैली मार्क लगा के फ्रीक्वेंसी, और जहाँ आपको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखी उसके सामने वाला नंबर आपका मोड कहलाएगा। तो क्वेश्चन आपको इसी टाइप से आएंगे, आपको डाटा गिवन होगा, आपसे बोला गया होगा उसकी रेंज निकालिए, तो रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। आपको आ सकता है डाटा गिवन है उसका मीन निकालिए, मीन का फॉर्मूला आपके पास है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन हो सकता है और बोला जाएगा मीडियन निकालिए, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डाटा को या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बीच की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन कहलाएगी। मोड के लिए आप लोग क्या करेंगे, या तो आप टेबल बनाएंगे और देखेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो आपका मोड होगा, या फिर आप डायरेक्ट जो है काउंटिंग करेंगे और जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो आपका मोड होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेंज, मीन, मीडियन, मोड, ये चारों आपको अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। ऑल द बेस्ट, ये अच्छे से समझिएगा बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ जो अब हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, इट्स अ टॉपिक बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है, जब भी हमें डाटा को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, आप सबने ग्राफ देखा होगा, वो जो ऐसा एक पेपर होता है जिसमें लाइंस होती हैं, स्लैंटिंग भी और आपकी स्ट्रेट लाइंस भी होती है और आपकी स्लिपिंग लाइंस होती है, वो हमारा ग्राफ पेपर होता है। तो बार ग्राफ हम क्यों बनाते हैं, डाटा को ग्राफ की फॉर्म में दिखाने के लिए, जिसके थ्रू हम इजीली जो है क्वेश्चन के आंसर्स दे सके। आपने जो है देखा होगा, हमारे पास कुछ इस टाइप का ग्राफ हम बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसे बार्स दिखाते हैं, ये जो ऐसे दिखाए जाते हैं इनको बार्स बोलते हैं। तो जो भी ग्राफ होता है जिसमें इस टाइप के जो है हमारे ऐसे स्ट्रेट
खंबे टाइप्स के होते हैं, उन्हें हम बार ग्राफ बोलते हैं। ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं हमें पता है ग्राफ में जो ये मिडल पॉइंट होता है इसको हम ओरिजिन बोलते हैं ओ। ये जो नीचे वाली हमारी लाइन होती है इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और ऊपर वाली लाइन को वाई एक्सिस। इतना तो आपको हर ग्राफ में करके ही दिखाना होता है। अब हम बात करते हैं बार ग्राफ जो है हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल बार ग्राफ और एक होता है डबल बार ग्राफ। दोनों इजी होते हैं तो 1 बाय 1 हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंगल बार ग्राफ क्या होता है, जैसे कि एक आपको डाटा दे दिया, आपको मार्क्स दे दिए, 10 में से बच्चों के आए हैं 7 इंग्लिश में, 5 आए हैं हिंदी में, 8 मार्क्स आए हैं मैथ्स में और 6 मार्क्स आए हैं साइंस में। अब आपको इसका एक बार ग्राफ बनाना है। अब आपने क्या किया, आपने लिया ओरिजिन लिया, आपने जो है एक्स लिया, यहाँ पे आपने वाई लिया। नाउ आपने जो है इस पे वैल्यूज ले ली। अब आपने देखा इंग्लिश में कितने मार्क्स थे 7, तो हमने 7 के इधर जो है ऐसे लाइन ड्रॉ करके नीचे इंग्लिश लिख के 7 का बार बना दिया। आप चाहो तो ये 7 यहाँ पे भी लिख सकते हो जिससे आपको पता रहे कि इंग्लिश में कितने मार्क्स बने हैं उसके 7 मार्क्स। सिमिलरली हिंदी में 5 के आगे आपने बना दिया बार, इधर चाहो तो लिख सकते हो 5। सिमिलरली मैथ्स में उसके आए 8 मार्क्स, आपने 8 के आगे बना दिया बार। साइंस में 6 आए तो आपने 6 की वैल्यू लेकर जो है साइंस में बना दिया। अब देखो इस ग्राफ का फायदा क्या है। अगर मैं आपको बिना ये डाटा दिए, अगर मैं आपको डाटा देके पूछती कि बेटा बताओ सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए, तो आप पहले सर्च करते कि यहाँ सबसे ज़्यादा है यानी कि मैथ्स में ज़्यादा है। फिर मैं पूछती बेटा ये बताओ सबसे कम किस में आए, तो आप ढूंढते। बट अगर आप सिर्फ इसी ग्राफ को देखो और मैं आपसे पूछूं बेटा सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ आए हैं, तो आप सबसे लंबा देखेंगे बार कहाँ पे है, ये रहा, यानी कि मैम मैथ्स में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। मैं बोलूँ बेटा सबसे कम मार्क्स कहाँ हैं, आप देखोगे सबसे छोटा बार कहाँ है, ये रहा, यानी कि मैम हिंदी में सबसे कम मार्क्स आए हैं, यानी कि हिंदी में सबसे वीक है बच्चा। जो ग्राफ के थ्रू आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने इजी हो जाते हैं। एक्सरसाइज में भी आपसे यही पूछा जाएगा, या तो आपको ग्राफ दिया होगा, कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आपको आंसर करने होंगे, या फिर आपको बोला जाएगा आप बार ग्राफ ड्रॉ करिए और देन कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछे। सिमिलरली अब हम डबल बार ग्राफ पढ़ते हैं। अब आप देखिए जैसे कि आपके भी 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है आपका पहले होता है, फिर एक आपका सेकंड टर्म होता है, ठीक है, जैसे essay1 और essay2 होता है। अगर आपको एक बच्चे का essay1 के मार्क्स दे दिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और साइंस में, सिमिलरली essay2 के मार्क्स दे दिए। अब क्या आप बार बार आप चाहो तो एक इधर ग्राफ बनाया फिर एक इधर ग्राफ बनाया, लेकिन अब एक ही चीज है, जब एक ही चीज के 2 बार नंबर है या 3 बार 4 बार नंबर आ जाए, तो हम क्यों ना उसको एक ही ग्राफ पे बनाएं। अगर हम बार बार बनाएंगे तो हमारी मेहनत भी जाएगी। तो ऐसे में हम लोग बनाते हैं डबल बार ग्राफ, जिसमें हमें सिमिलरली चीज के ही 2 बार नंबर दिए होते हैं। अब ये ग्राफ देखिए कैसा होता है। देखो इंग्लिश में नंबर आए essay1 में उसके 7, तो हमने इंग्लिश में 7 बना दिया, ठीक है। इंग्लिश में essay2 में उसके आए 6, तो इसी के साथ हमने 6 बना दिया, ठीक है। तो ये पूरा पोर्शन जो है इसका, ये पूरा पोर्शन इसका हो गया इंग्लिश का। सिमिलरली हमने हिंदी का बनाया, हिंदी में उसके essay1 में आए 5 मार्क्स, 5 में हमने बना दिया बार। उसी के साथ अटैच सेकंड बार essay2 में उसके 7 आए, तो हमने उसका 7 बना दिया, ठीक है। सिमिलरली हमने मैथ्स का बनाया, सिमिलरली हमने साइंस का बनाया। अब देखो यहाँ पे भी सेम है। अगर मैं अब आपसे सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, डबल बार ग्राफ के भी फायदे देखो। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ इस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करी है, तो आप सीधा देखोगे कि यहाँ देखो 6 से 9 पे पहुंच गया, यानी कि मैम यहाँ पे इसने 3 नंबर की इम्प्रूवमेंट करी है। हिंदी में मैम 5 से 7 पे पहुंच गया, मैम यहाँ पे भी इसने इम्प्रूवमेंट करी है। और मैं पूछूं बेटा वो डाउन कहाँ चला गया, तो आप सीधा बोल सकते हो मैम देखो इंग्लिश में पहले 7 थे तो 6 पे चला गया। तो आप इजिली जो है देखकर ग्राफ के थ्रू आंसर जो है इजिली दे सकते हो, और आपके लिए ग्राफ बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ इज क्लियर नाउ। अब जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आराम से अच्छे से समझिएगा। इट्स अ स्केल। कि स्केल क्या होता है। अब स्केल ये मत सोचना कि मेजरिंग स्केल जो आप क्लासेस में यूज़ करते हो मेजर करने के लिए, ये वाला स्केल नहीं।
अभी हम जो स्केल की बात करने लगे हैं वो ग्राफ का स्केल है। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो 10 में से नंबर थे और हमने सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर दिया। लेकिन अगर वही आपके पास ग्राफ जो है 100 में से नंबर हो, 100 में से इंग्लिश में 70, हिंदी में 50, 80, 60, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप स्केल चूज करोगे, यानी कि मैं क्या वैल्यू यहाँ पे लूँ कि मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो 1 से 100 तक जाते हुए आपका ग्राफ बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, इतना बड़ा ग्राफ आप नहीं ड्रॉ कर सकते। तो दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 10 का स्केल ले लिया, तो अब हमने 0 से शुरू किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60। गैप कितने का आया हर के बीच में? 10 का। आप चाहो तो आप 20 का गैप भी ले सकते हो। 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, वो आपका डिपेंड करता है डाटा को देखकर। अगर आपको लगता है डाटा मेरा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग लोगे स्केल। अगर आपको लग रहा है नहीं डाटा मेरा छोटा है तो आप उसके अकॉर्डिंग स्केल लोगे। क्योंकि और लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप डाटा में स्केल ले रहे हो आप स्केल को बीच में चेंज नहीं कर सकते। क्यों? जैसे कि यहाँ पे आपने 20 का गैप लिया तो अगला भी 20 का ही गैप आएगा, हर में 20 का ही गैप आएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे 20 का गैप लिया तो फिर आपने 30 ले लिया, फिर आपने 45 ले लिया। ऐसे आप नहीं ले सकते। हमेशा गैप जो है आपका सेम रहेगा, गैप हमेशा सेम रहेगा। ठीक है बेटा, ये स्केल वाली बात आपको याद रखनी है बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक और चीज़, अभी तो हमारे पास नंबर जो है सीधे सीधे हैं, 20 आ गया, 60 आ गया। अगर हमारे पास नंबर आ जाए 15, 35, 37 तो हम क्या करेंगे? अब देखो हमारे पास नंबर आ गया 15। अब हमारे पास यहाँ पे 15 तो नहीं है बट 10 और 20 है। अब हमें पता है 15 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा, 10 और 15 के। तो इसकी मिडल वैल्यू क्या थी? हमने इसके मिडल में जो है 15 ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली 35 था, 35 किसके मिडल में आएगा? 30 और 40 के। तो हमने इसके मिडल में वैल्यू को ड्रॉ कर दिया। अब आपके पास 37 है। अब यहाँ पे हमारे को पता, अब जैसे हमें जो है यहाँ पे पता है 37 है। अब 37 भी यहाँ पे गिवन अपने ही है तो हमें पता है 37 कहाँ आएगा? 35 से ऊपर। तो हमने इनकी मिडल वैल्यू देखी 35 से थोड़ा सा ऊपर जाके हमने जो है 37 पुट कर दिया और 37 यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। तो नाउ स्केल इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लास्ट टॉपिक जिसे हम समझते हैं विच इज द प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस। जैसे कि मैं बोलूँ आज रेन होगी तो हो सकता है रेन हो और हो सकता है रेन ना हो। तो यानी कि वो हमारी प्रोबेबिलिटी है, चांस की बात है। अगर हम कॉइन ले, एक हम सिक्का ले, उसके 2 साइड्स होते हैं, एक हेड होती है और एक टेल होती है। अगर मैं बोलूँ कि बेटा मेरे पास एक कॉइन है तो क्या चांसेस है कि क्या आ सकता है? तो आप बोलोगे मैम या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली अगर मैं एक डाइस लूँ, एक जो है डाइस लूँ जिससे आप प्ले करते हो लूडो वगैरह, मैं पूछूं बेटा उसको अगर मैं एक डाइस लूँ तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है, वो क्या क्या लेकर आ सकती है? तो आप बोलोगे मैम 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं? फेवरेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो हमें चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और टोटल जितना आ सकता है। जैसे कि मैं कॉइन में बात करूं, कॉइन में मैं पूछूं बेटा मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ कि हेड कैसे आएगा। तो अब देखो कॉइन में प्रोबेबिलिटी क्या क्या चांसेस है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी कि 2 आउटकम्स हो गए। तो टोटल कितनी चीज़ें आ सकती हैं? 2। लेकिन मैंने पूछी क्या है? हेड। हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हेड की? 1/2, यानी कि फेवरेबल हमारा हो गया 1 और टोटल हो गया 2। सिमिलरली अगर मैं डाइस लूँ, डाइस में मैं पूछूँ बेटा 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
तो अब आप देखोगे टोटल इसमें कितनी चीज़ें आ सकती हैं, 6 चीज़ें आ सकती हैं, तो टोटल तो हमारे पास 6 हो गई। फेवरेबल, अब हमें चाहिए क्या, 2 चाहिए। 2 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या हो गई, 1/6। सिमिलरली मैं बोलूँ मुझे प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाओ उन नंबर्स की डाइज में जो कि 3 से छोटे हो। अब 3 से छोटे यहाँ पे क्या है, 2 और 1। अब 2 और 1 कितनी बार आ सकते हैं, 2 टाइम्स आ सकते हैं, एक बार 1 आ सकता है और एक बार 2 आ सकता है, और टोटल कितने हैं, 6। तो 2 हो गए फेवरेबल, टोटल हो गए 6। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल अपॉन में टोटल, तो फेवरेबल 2, टोटल 6, ये कट हो गया तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ऐसे ही आप जितनी मर्जी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी का तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे, फिर जो है सॉल्यूशन करेंगे। होप सो आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो इसी इंट्रोडक्शन पे जो है बेस्ड ऑन है। जिसे ये इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर हो गया उसे क्वेश्चंस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो सारा इंट्रोडक्शन है इसका पीडीएफ आपको मैं सेंड करूँगी। आपको उस पीडीएफ में से पूरा जो इंट्रोडक्शन है कॉपी में राइट डाउन करना है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा, ओके।